हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एक और टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, सिंपली मैं आपको समझाऊंगा। ये मैं आप नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे जो आपके सिलेबस हैं, अगर आप देखोगे एनईपी 2022 का जो लागू हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक्स आ गए हैं जो बहुत सारे बच्चे, इवन मैं भी, बहुत सारे इसमें से टॉपिक्स जो हैं मैंने पीएचडी में पढ़े हैं और वो काफ़ी टफ़ है। तो और आप देखोगे जो भी सिलेबस है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने वहाँ पे दे के रखा है कि जो भी उनमें टॉपिक्स हैं उन पे आपको 5 से 6 घंटा या 7 घंटा ही पढ़ाना है। लेकिन वो इतने ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उनको समझाने के लिए आपको पहली बात तो वेबसाइट्स पता होने चाहिए, सॉफ्टवेयर्स पता होने चाहिए। तो बहुत टेक्निकल काम है, इतना जल्दी हो नहीं सकता। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और ईजिली आपको ओवरव्यू ही समझा रहा हूँ उसका कि ये होते क्या है, ताकि आप सिंपली किसी को पूछने पे बता पाएँ कि ये होता क्या है। तो सीक्वेंस एनोटेशन इस वीडियो में हम देखते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ सीक्वेंस एनोटेशन का डेफिनेशन, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक फंडामेंटल प्रोसेस है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी जो एक बायोलॉजिकल सीक्वेंस हो, जैसे कि डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, प्रोटीन हुआ, मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आपने ये सब सारी चीज़ें पढ़े होंगे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स के बारे में, तो एक चीज़ आपको पढ़ाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। न्यूक्लिक एसिड मेनली 2 टाइप का है हमारे बॉडी के सेल्स में या प्लांट के जो सेल्स हैं उनमें। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता है कि ये जो इन बेसिस जिनसे बना है एटीजीसी, ये भी किससे बना हुआ है, AUGC से मिलके बना हुआ है। आरएनए डीएनए एटीजीसी से। थायमिन यूरेसिल का डिफरेंस होता है डीएनए आरएनए के बीच में, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है यूजुअली और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो जब भी हम डीएनए और आरएनए का सीक्वेंसिंग कराते हैं, क्योंकि सीक्वेंसिंग मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है, तो हमें जो है क्या मिलता है, एटीजीसी के फॉर्म में मिलता है कि वो सीक्वेंस का वो क्या रहा है, क्रम क्या रहा है। और ये हर एक स्पीशीज़ में डिफर होते हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन भी होता है, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर एक और बायोमॉलिक्यूल आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें पता है कि ढेर सारे एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। तो जब हम प्रोटीन का सीक्वेंसिंग कराते हैं तो हमें ये एमिनो एसिड का सीक्वेंस पता चलता है, और ये भी जो है यूनिक होता है मोस्टली जो है स्पीशीज़ है उनमें। तो ये सब हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। और ये जो है आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से आपके क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस कहलाते हैं। तो जब हम इसमें एनोटेशन में होता क्या है कि इन्हीं का हम एनालिसिस करते हैं। डीएनए से जनरेटेड जो सीक्वेंस है, आरएनए से जनरेटेड जो सीक्वेंस है और प्रोटीन से जनरेटेड जो सीक्वेंस है, इनका हम एनालिसिस करते हैं। तो हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है सीक्वेंस एनोटेशन का, वो क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे रेड से करके रखा है कि एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल information from raw sequence data, shedding light on the functional and structural aspects of biological macromolecules। तो ये ही हैं आपके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, क्या है आपके बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा होगा। ये हमारे जो है पॉलीमर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के, इनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। तो अगर आपने किसी डीएनए या आरएनए का, प्रोटीन का, इवन होल जीनोम का भी आपने पूरा सीक्वेंसिंग कराया, तो आपके पास, अगर आप जैसे न्यूक्लिक एसिड का करा रहे हो, तो आपके पास, जैसे मैंने आपको फास्टर फॉर्मेट बताता, ATGCTT CCTA, ऐसे करके आपको मान लो 1000, 2000 या 10,000 से ज़्यादा बड़ा वो मिलता है, सीक्वेंस मिलता है। हो जीनोम का कराएंगे तो आपको लाखों बेस उसका मिलेगा, बेसिस का ये सीक्वेंस मिलेगा। तो वो हमारा क्या हुआ, रॉ सीक्वेंस डेटा है। जस्ट हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म का ये डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का क्या करा लिया, सीक्वेंसिंग करा लिया, और आपके पास किसी एक फॉर्मेट में या फास्टर फॉर्मेट में, किसी एक फॉर्मेट में आपके पास ऐसा ही एटीजीसी के फॉर्म में, या जैसे प्रोटीन का अलग आपको पता है उसका कोडिंग अलग होता है, जो एमिनो एसिड, उनके जो है रॉ फॉर्म में आपको वो डेटा आपको मिल गया। अब हम उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो यही है, किसी एक रॉ सीक्वेंस को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उससे निकालना, वो हमारा कहलाता है सीक्वेंस एनोटेशन।
ठीक, कि हमारे पास सीक्वेंस है, हम उसको एनोटेट कर दें कि हाँ यहाँ पे क्या इससे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ऐसे रॉ सीक्वेंस डेटा दूँ और आप पूरा उसका एनालिसिस करिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ आगे कितने टाइप के एनालिसिस आप कर सकते हो, उससे एक मीनिंगफुल आप उसको बना देते हो उस सीक्वेंस को। तो देखो सबसे पहला काम है जीन प्रेडिक्शन करना। अगर मैं आपको सीक्वेंस दे दूँ कोई, मान लो ये 1000 बेस पेयर का है, तो आप क्या कर सकते हो, एनोटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो है बड़ा आप कर सकते हो वो है जीन प्रिडिक्ट करना। क्योंकि आपको पता है जब आपने कोई डीएनए एक बहुत बड़ा कोई पार्ट ले लिया, मान लो किसी क्रोमोसोम का, आपको पता है कि क्या होता है एक क्रोमोसोम पे, या मतलब डीएनए का सेगमेंट क्या होता है, वैसे तो वो कुछ नहीं है पर वो कोड करता है ना, तो एक्चुअली वहाँ पे जीन भी होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको सीक्वेंस मिला है, आप पहला काम ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में क्या फंक्शन करता है, तो वो किस चीज़ का जीन होगा, क्या वो वहाँ पे बना रहा है। तो फर्स्ट वन इज जीन प्रेडिक्शन। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास डीएनए सीक्वेंसेस है, क्योंकि डीएनए में ही जीन होता है, ठीक, तो आप जो है जो आपको डीएनए सीक्वेंस मिला है उसमें आप जीन्स के लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जीन का लोकेशन आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है कि आप उनमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन भी बता सकते हो। कोडिंग रीजन्स क्या होते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं, मतलब इतना बड़ा मैंने आपको डीएनए का सीक्वेंस दिया तो हो सकता है यहाँ पे ये वाला और यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है ये कोई एक पॉलीपेप्टाइड बनाता हो, जो कि कोई एक आगे चल के एक फंक्शनल एंजाइम बनाता हो, तो ये कोडिंग रीजन हुआ, ओपन रीडिंग फ्रेम हुआ। और फिर इनमें ही जो है आप नॉन कोडिंग सेगमेंट भी जो है बता सकते हो, क्योंकि जीन क्या होता है, जीन जो है बना हुआ होता है कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन से। तो सबसे पहला काम, अगर आपको कोई रॉ सीक्वेंस दिया जाए तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई जीन बता सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो वहाँ पे कि कौन से इनमें से कोडिंग और नॉन कोडिंग लोकेशंस हैं, वो क्या बनाता होगा ओपन रीडिंग फ्रेम पता करके। दूसरा, ये तो जीन का प्रेडिक्शन हुआ। दूसरा, फंक्शनल एनोटेशन करना। फंक्शनल एनोटेशन में क्या आता है कि आप जो है उस जीन, मान लो इस रीजन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक जीन है, तो उसका फंक्शन क्या होगा आप वो भी असाइन कर सकते हो। असाइन पोटेंशियल फंक्शन टू द आइडेंटिफाइड जीन और प्रोटीन। जो भी आपके पास, मान लो ये प्रोटीन ही आपको मिला, मान लो यहाँ पे मैंने जीन के लिए तो आपको डीएनए चाहिए होगा, क्योंकि पता है कि डीएनए ही जो है वो वहाँ पे जीन रहते हैं उसमें फंक्शनल। प्रोटीन्स भी, अगर आपको प्रोटीन का दिया जाए तो आपको पता है कि यहाँ पे इस सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद प्रोटीन्स बनते हैं। तो आप जो है डीएनए में भी फंक्शनल एनोटेशन कर सकते हो, जो भी मैसेंजर आरएनए वगैरह है, या तो प्रोटीन जो आपको मिलता है उसका भी फंक्शन होता है, उसका भी आप फंक्शनल एनोटेशन कर सकते हो। सेकेंड वन है क्या है फंक्शनल में, कि सीक्वेंस कंपैरिजन कर सकते हो, जो डेटा बेसिस है टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज। अब जैसे मैंने आपको एक डेटाबेस के बारे में बताया था एनसीबीआई, कि वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, जो भी आप कह लीजिए प्लांट या एनिमल किंगडम से जितने भी माइक्रोब्स हैं, उनके जो हैं कई सारे सीक्वेंसेस जो हैं पहले से ही ऑलरेडी डिपॉजिटेड हैं, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च से जो हैं वो चलते आ रहे हैं। लोग धुआंधार इस समय बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे स्टडी चल रही है, बहुत सारे को एनोटेट किया जा चुका है, पता है हमें बहुत सारे सेगमेंट का फंक्शन क्या है, और वहाँ पे डेटाबेसेस में उनको डिपॉजिट भी किया जा चुका है। तो आप, अगर आपको ऐसा कोई नया रॉ सीक्वेंस मिलता हो तो आप उसी में ब्लास्ट वगैरह करके आप सिमिलरिटी देख सकते हो और उसके फंक्शन को भी देख सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो सिमिलर कंपोजिशन वाले होते हैं डीएनए, आरएनए या कह लो प्रोटीन, तो उनका मोस्ट ऑफ द केसेस में फंक्शन भी सेम होता है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिमिलरिटीज़ भी देख सकते हो, किससे किससे है, किससे नहीं है, वेदर प्लांट ही किंगडम में वो सिमिलरिटीज़ है या एनिमल में भी वो चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो विद इन किंगडम एंड अक्रॉस किंगडम्स। थर्ड जो है प्रेडिक्टिंग फंक्शंस बेस्ड ऑन द सीक्वेंस मोटिव एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स। अब देखो, जब आप उसका देखोगे स्ट्रक्चर देखोगे तो मोटिव्स भी होता है। मान लो प्रोटीन है, डोमेन्स एंड मोटिव आपने पढ़ा होगा प्रोटीन में, जब आपने पढ़ा होगा वो प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन जब आप पढ़ते हो तो उनका कुछ लोकलाइज्ड रीजन्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो वो भी सिमिलरिटीज़ को देख के आप वो भी बता सकते हो। तो जीन प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, मतलब ये एक पार्ट है आपका एनोटेशन का, सीक्वेंस एनोटेशन का। और दूसरा फंक्शनल एनोटेशन में आप ये सब काम कर सकते हो। थर्ड, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एनोटेशन का, तो आप स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स होते हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस में, बहुत सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए
सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अल्फा हेलिक्स आपने पढ़ा होगा, बीटा प्लीटेड शीट भी आपने पढ़ा होगा, और जो भी मैंने आपको मोटिव्स वगैरह बताए, टर्म्स वगैरह बताए, वो आप स्ट्रक्चर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका क्या होगा। जैसे यहाँ पे सेकंड में लिखा है कि डोमेन्स आप बता सकते हो, डोमेन से पॉलीपेप्टाइड है, इनका अलग फंक्शन हो सकता है, इस पोर्शन का अलग फंक्शन हो सकता है। तो 1 2 3 बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो बड़े होते हैं, उनके अलग अलग लोकलाइज जो वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनको डोमेन्स बोलते हैं। मोटिव होते हैं कहीं डीएनए बाइंडिंग, जैसे ये डोमेन्स भी है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, आरएनए बाइंडिंग डोमेन है, प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन है। मोटिव्स होते हैं कई सारे स्ट्रक्चरल स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को में कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारे आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो मेनली प्रोटीन में। चौथा अगर मैं बोले सीक्वेंस एनोटेशन में, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो है जो प्रोटीनेशियस जो अमीनो एसिड्स हैं 21 या 22 है मान लो, पहले स्टैंडर्ड 20 थे, बाद में 1-2 ऐड हुए, तो वही जो है, वैसे तो अमीनो एसिड जो है नेचर में बहुत सारे होते हैं, पर जो प्रोटीन बनाते हैं हमारी बॉडी में, जिनको प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स बोलते हैं, वो आप कह लीजिए 20 से 22 हैं। तो ये जब भी किसी डीएनए के सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तब इन्हीं 20-22 जो हमारे बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं उनका ही यूज़ करके ये प्रोटीन बनता है। पर जब आप फाइनल प्रोटीन देखते हो, आप ये देखते हो कि उसमें और भी सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, उनमें चेंजेस भी आते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, कई सारे के तरीके के चेंजेस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। आप ये भी पढ़ते हो जब आप उधर प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह पढ़ते हो, एक टॉपिक ये भी आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइट्स होते हैं उसके, पोटेंशियल साइट जो होंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के, जैसे टाइप हो गया, एक हो गया फास्फोरिलेशन, कई सारे साइट्स में फास्फोरिलेशन होता है, कई सारे में कार्बोहाइड्रेट के पार्ट जो है ऐड होते हैं, उसको ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं। तो ऐसे सारे कई सारे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि हम फास्फोरिलेशन और ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं। अगला आप देखोगे एक और इसमें आता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जिनमें हम बोलते हैं जो कि प्रोटीन के फंक्शन को और उनके रेगुलेशन को भी चेंज करते हैं। ये आगे चल के ये जो चेंजेस होते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा ही होगा। तो ये जो आपके फास्फोरिलेशन या ग्लाइकोसिलेशन हो रहे हैं, वो प्रोटीन के फंक्शन या रेगुलेशन में चेंजेस करते हैं। फिफ्थ आप क्या बता सकते हो कि रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं कई सारे, जैसे कि डीएनए सीक्वेंसेस हैं जिनमें उसमें अब प्रमोटर्स होते हैं, इन्हांसर्स होते हैं, और बहुत सारे रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बताऊं, आपने लैकोपेरान वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं, इन्हांसर सीक्वेंसेस होते हैं, ऑपरेटर सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये सारे जो हैं हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में। तो आप जो है किसी एक डीएनए सीक्वेंस में ये सब जो है रेगुलेटरी साइट्स भी लोकेट कर सकते हो। 6 अगर मैं बताऊं तो होमोलॉजी सर्चेस हैं, मतलब जो आपको एक सीक्वेंस मिला वो आप इन एनसीबीआई डेटाबेसेस में जाके कंपेयर कर सकते हो इन सीक्वेंसेस को, जिससे आप ये भी देख सकते हो कि ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला, इनके अक्रॉस किंगडम या विद इन किंगडम किन से होमोलॉजी ज़्यादा है। तो आप इससे सिमिलरिटीज़ भी बता सकते हो, उससे हमें ये भी पता चलता है कि क्या उनके फंक्शन सेम है। एक तो ये होमोलॉजी हो गया। फिर ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताता है और पोटेंशियल फंक्शन भी बताता है। जब आप होमोलॉगस रीजन ढूंढ लेते हैं किसी एक सीक्वेंस में, तो एक तो ये चीज़ बताता है कि क्या वो एवोल्यूशन में सेम तरीके से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा अर्थ 3.6 बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे लाइफ आई है। तो उससे लेके आज तक जो भी हैं, अगर उसमें उतने चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये चेंजेस इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि उनका एक सिमिलर फंक्शन हो सकता है। तो एक तरीके का उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है। ये आपका 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट में आपको बताऊं तो एनोटेशन में आप एक और काम कर सकते हो कि जो नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं, आपको पता है जो हमारा डीएनए है उससे जब आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या ये सभी के लिए सही है? नहीं, सभी के लिए नहीं सही है। हमेशा से आरएनए जो है प्रोटीन नहीं बनाता है। कभी कभी जो है, कभी कभी क्या, मोस्टली केसेस में नॉन कोडिंग आरएनएज भी बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका कोई फंक्शन नहीं है। हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में कई सारे नॉन कोडिंग आरएनएज बनते हैं जिनका फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने राइबोसोम जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है उसके बारे में पढ़ा होगा। उसमें वो क्या है, अगर आप राइबोसोम के बारे में बोलते हो तो आप बोलते हो न्यूक्लियो प्रोटीन है। दैट मीन्स वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए नहीं आरएनए का असेंबलेज है। उसमें कई सारे टाइप के आरएनएज पाए होंगे, आपने पढ़ा होगा 16 SR आरएनए,
18 एसआर आरएनए, 60, 40 जितने भी टाइप के आपने पढ़े होंगे वो केवल आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक क्या होता है, फंक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पे माइक्रो आरएनएज हैं, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज हैं, राइबोसोमल आरएनएज हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, ये है आपका सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में आप इतने सारे काम कर सकते हो। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि सीक्वेंस एनोटेशन है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास जो एक रॉ सीक्वेंस डेटा मिलता है, चाहे वो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन से हो, उससे हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना क्या है वो या बताना सीक्वेंस एनोटेशन है, जिसमें आप बता सकते हो एग्जांपल के तौर पे जीन प्रेडिक्शन करना, फंक्शन एनोटेशन करना, स्ट्रक्चर एनोटेशन करना, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का प्रेडिक्शन करना, रेगुलेटरी एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन करना, होमोलॉजी सर्चेस करना, और जो है नॉन कोडिंग आरएनएस कहाँ कहाँ पे हैं वो बताना। इतने सारे आप काम कर सकते हो। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सीक्वेंस एनोटेशन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और टॉपिक लेके आऊँगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड।